वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी या डी हो, हम आपको सारे जो कोर्सेज और जो सिलेबस है वो आपको बिल्कुल मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको हमारे सारे लाइव क्लासेस और हमारे जितने भी लेक्चर्स हम डेली अपलोड कर रहे हैं उनके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जो है वो आपको मिलते रहे। जून जुलाई में आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हम ऑलरेडी आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। हम आपके लिए एक बैच लेके आए थे जिसका नाम था रेलवे लक्ष्य बैच, जहाँ पे हम आपको डेली लाइव सेशंस भी कंडक्ट करवा रहे थे, जो रात में 8 से 10 बजे के बीच में कंडक्ट हो रही थी, जहाँ पे आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जा रहे थे। आज भी आप देख सकते हैं कि आपके रात में 8 से 10 के बीच जो है वो लाइव सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, जहाँ पे आपके मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो आप उन लाइव सेशंस को जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप मैथ्स और रीजनिंग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका ज्योग्राफी का आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पोर्शन जो है वो कंप्लीट है। आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। साइंस, रीजनिंग, मैथ्स और ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट्स के आपको जो प्लेलिस्ट है वो आपको अवेलेबल मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। यही नहीं बल्कि हम जितने भी सोशल मीडिया है उस पर हम सब जगह अवेलेबल है, चाहे वो आपका ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फिर आपका व्हाट्सएप हो। यूट्यूब पे तो हम है ही हैं, तो आप हमें हमारे सारे सोशल मीडिया पे जो है वो जरूर फॉलो करें। हम आपके लिए नया बैच, फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर चुके हैं और लेके आए हैं, जिसका नाम है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और जैसे वन डे एग्जाम्स के लिए है, जहाँ पे मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर आपको यहाँ पर ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया था और इंडियन ज्योग्राफी के कुछ कोर टॉपिक्स जो है वो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एसएससी, सीजीएल का जो आपको अलग से प्लेलिस्ट है वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप उनको जरूर देखिएगा लेक्चर्स को और अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाएगा। अब चूंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बाकी है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो अपना रिविजन वर्क जो है वो आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने लेक्चर्स देखे होंगे और अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाए होंगे। अगर उसके बावजूद भी आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो आप अपने क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक जो है हमारा एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, और ये जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स है सब में ये टॉपिक जो है वो कॉमन होता है। ज्योग्राफी तो हर जीएस का पार्ट है, तो हर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कोर टॉपिक आता है। तो आज का जो टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिएगा। आज यहाँ पे मैप की कोई जरूरत नहीं है, एटलिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, एटलिस्ट के बिना ही जो है वो हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। लेकिन आप लोग पेन पेपर जरूर लेके बैठेगा, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएगा, ताकि जब आप एंड टाइम पे रिविजन करने बैठे तो आपको चीजें जो है वो आसानी से रिकॉल हो सके और अच्छे से याद हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चरल इंडिया। एग्रीकल्चर इंडिया स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके की फैक्ट्स जो है, राइट, आपके कुछ डेटाबेस जो यहाँ पे पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से अपने नोट्स में। पहला, कि यहाँ पे हम एरिया की बात करते हैं, राइट, यानी कि हम यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ पे हम 100% एरिया लेके चलते हैं और इन्हीं 100% एरिया को फिर हम सब डिवाइड करेंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका कितना पोर्शन किन किन कैटेगराइजेशन में जो है वो डिवाइडेड है, राइट। जैसे पहले आता है हमारा 51%। अब हमारा जो 51% है, ये 51% जो एरिया है वो हमारे कृषि कार्य में यूज होता है। कृषि कार्य का मतलब है यहाँ पे फार्मिंग, राइट। 51% जो एरिया है या 51% जो लैंड है वो किस लिए यूज की जाती है, यहाँ पे फार्मिंग के पर्पस के लिए यूज की जाती है, जिसको हम हिंदी में कृषि कार्य भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका 4%। अब 4% जो है वो यूज होता है हमारा
चारगाह में, राइट। जैसे हो गया आपका हॉर्टिकल्चर, तो 4% लैंड जो है वो आपका इस चीज में यूज होता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा 24% जिसका है अनफर्टाइल लैंड। अनफर्टाइल का लैंड मतलब है यहाँ पे बंजर जमीन, यानी कि 24% जो लैंड है वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है। वो जो 24% एरिया है लैंड का वो अनफर्टाइल इन नेचर है, तो वहां पर क्या है कि वहां पर आप क्रॉप कल्टीवेशन नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे 21%। अब 21% जो है वो उतने एरिया में आपका आता है हमारा फॉरेस्ट एरिया, राइट। हमारा इसमें आता है फॉरेस्ट एरिया, यानी कि इतने प्रतिशत जंगल या इतने प्रतिशत आपका जो पृथ्वी है या जो लैंड एरिया है वहां पे हमारा जंगल जो है वो फैला हुआ है। तो 21% हमारा फॉरेस्ट एरिया हो गया। 24% लैंड एरिया जो है वो आपका अनफर्टाइल लैंड है, जिसको हम हिंदी में बंजर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है। फिर आता है 4% जहां पे आपको चारगाह जैसी जो चीजें हैं जहां पे हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, और 51% है हमारा कृषि कार्य यानी कि फार्मिंग, राइट। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कभी कभी एसएससी जो है वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लेता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडियाज 54% पॉपुलेशन जो है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडल्ज्ड है। एग्रीकल्चर सेक्टर कह सकते हैं आप, प्रैक्टिस कह सकते हैं, में इंडल्ज है, ठीक। यानी कि 54% जो पॉपुलेशन है वो क्या प्रैक्टिस कर रही है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रही है, राइट। और यहां पर एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी भी बोला जाता है, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसको बोला जाता है, एग्रीकल्चर को बोला जाता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फैक्ट या डेटा कह सकते हैं आप, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एसएससी जो है वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। सपोज अगर पूछ लिया दैट विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, तो हम क्या मार्क करके आएंगे, वो होगा आपका आंसर एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। चलिए, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, राइट। हमारे 3 सेक्टर हैं इकोनॉमी में, एक हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर, फिर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, देन इट कम्स टर्शरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर कौन सी कैटेगरी में आता है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है एग्रीकल्चर, और ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। Now, primary occupation. More than 50% of India's population is dependent on agriculture. Of course, जब हमारे यहाँ खेती बाड़ी होगी, अनाज उगेंगे, तो आप देख सकते हो कि पूरा वैसे तो 100% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर काम की बात की जा रही है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले आंकड़ा बताया था कि लगभग आप ये लगा लीजिए कि 50% या 50% से ऊपर जो कि पॉपुलेशन है वो कोरली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है, राइट। यहाँ पे ऑक्यूपेशन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे काम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, more than 50% of India's population is dependent on agriculture. Then comes the contribution to GDP, right? Around 18 to 20% of India's GDP comes from agriculture as per the latest data. ठीक, तो ये मैं आपको लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, तो हमारे जो इंडिया की जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का 18 यानी कि 18 से 20% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर की तरफ से
जाता है, राइट। मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरिया। अब एग्रीकल्चर जो है वो शहरों में तो प्रैक्टिस होती नहीं, वो कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, रूरल एरियाज में, यानी कि विलेजेस में प्रैक्टिस होती है। तो बेसिकली गांव के जो लोग होते हैं वहां पे जो रहते हैं, वो उनके लिए जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि एग्रीकल्चर के थ्रू ही उनकी कमाई होती है। उनके रहने सहने का जो ढंग है वो किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। अगर बहुत जिस साल भी बहुत अच्छी ज्यादा खेती बाड़ी होती है, उस दिन किसानों के लिए वो जो साल होता है वो पीरियड गोल्डन पीरियड कहा जाता है, राइट। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं एग्रीकल्चर में। कभी कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे बिन मौसम बरसात हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कुछ क्रॉप्स होते हैं वो डिटोरिएट हो जाते हैं। ओवर या डिटोरिएट मीन्स कि वो कुछ खराब हो जाते हैं, सड़गल जाते हैं, या फसल उतनी अच्छी नहीं उगती है, जिसका जो भुगतान है वो किसको भरना पड़ता है, जिसका भुगतान जो है वो कृषि को यानी कि फार्मर्स को भुगतना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए अगर जिस साल भी उनकी क्रॉप खराब हो गई या फिर उतनी क्या कहते हैं प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उस साल जो होता है वो टफ पीरियड होता है हमारे फार्मर्स के लिए, क्योंकि उनकी जो पूरी लाइवलीहुड है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है। एग्रीकल्चर के थ्रू ही उनकी आमदनी होती है, उनका घर चलता है, उनका सारा जो खर्चा पानी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट इट इज अ मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज, दैट इज योर विलेजेस। फिर आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब यहाँ पे हमारे 3 टाइप है एग्रीकल्चर के। पहला आता है हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग, एंड देन कम्स द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, राइट। तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग, एंड देन कम्स द प्लांटेशन फार्मिंग। पहला है हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, दैट इट इज प्रैक्टिस बाय मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स, यानी कि सबसे ज्यादा जो फार्मर्स है वो कौन से टाइप की एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, वो है हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, दैट स्मॉल प्लॉट्स ट्रेडिशनल मेथड, इसमें छोटे छोटे प्लॉट्स अलॉट किए जाते हैं। आप कह सकते हो कि किसान है, उसके पास जब बड़ी क्या कहते हैं जमीन नहीं होती है, छोटा एरिया होता है, आप कह सकते हो छोटा प्लॉट होता है, तो उसी छोटे प्लॉट में क्या करते हैं कि खेती बाड़ी करते हैं। और कौन सा मेथड यूज करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है कि जो सालों से चली आई परंपरा है, फिर सालों से जिस तरीके से क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं, उन मेथड्स को वो फॉलो करते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फॉर फैमिली कंजम्पशन, ऑफ कोर्स इट इज यूज्ड फॉर फैमिली कंजम्पशन। वो उसी ऐसा होता है कि बहुत से क्या कहते हैं फार्मर्स होते हैं जो कुछ पोर्शन ऑफ कोर्स जो है अपने पास रखते हैं क्रॉप्स का, और कुछ पोर्शन जो होते हैं वो उठा के बेच देते हैं। तो यहाँ पे इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये प्रैक्टिस करने का फार्मिंग, वो क्या होता है, फॉर फैमिली कंजम्पशन होता है। देन कम्स द कमर्शियल फार्मिंग। अब यहाँ पर लार्ज स्केल फार्मिंग फॉर मार्केट स्केल। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब है कि वो क्रॉप्स जिसे हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं, राइट। कैश क्रॉप्स कह सकते हो जो उगाई जाती हैं, जैसे कि आपका कॉटन, जूट हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ऑयल सीड हो गया आपका, राइट। ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं हमारे कैश क्रॉप्स होते हैं, कमर्शियल पर्पस से उगाए जाते हैं यहाँ पे, राइट। इनको हम कंज्यूम तो कर नहीं सकते हैं, जैसे कि कॉटन और जूट हो गया। कॉटन और जूट के क्या बनते हैं, जूट के तो बैग्स बनते हैं, और कॉटन के क्या बनते हैं, कॉटन के कपड़े बनते हैं। तो वो एक तरीके से कमर्शियल पर्पस हो गया, राइट। तो एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कॉटन, शुगर केन, टी हो गया, उसमें आप जूट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसमें आप ऑयल सीड ऐड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे पथेरे जो हैं वो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस कह सकते हो, एग्जांपल है यहाँ पे। तो उनका मेन ऑक्यूपेशन यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है हमारा, लार्ज स्केल फार्मिंग फॉर मार्केट सेल। अब ये जितने भी जितने भी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ये बाद में क्या करते हैं कि इनको जो प्राइमरी सेक्टर है वो किसको जाके बेच देगा, सेकेंडरी सेक्टर को जाके बेच देगा, या फिर टर्शरी सेक्टर में जाके बेच देगा। यानी कि अपना जो माल है वो उठा के वो मार्केट में डाल देगा, और उससे जो पैसा आएगा उसके थ्रू अपना घर जो है वो चलाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। एक बड़ा सा प्लॉट होता है, वहां पे केवल एक ही क्रॉप जो है वो
ग्रो होती है, ठीक है। हाई कैपिटल एंड लेबर, उसमें क्या लगता है, उसमें हाई कैपिटल यानी कि उसमें खर्चा ज्यादा लगता है। खर्चा क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि बड़ा एरिया है। अब बड़ा एरिया में अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है उसमें ज्यादा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लेबर और हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर में जैसे टी, कॉफी, रबड़, अगर बहुत से लोग आसाम जाए या फिर केरला में मुन्नार जाएं तो आप वहां पे चाय की बागान देख सकते हैं, राइट। टी प्लांटेशन देख सकते हैं। पूरे जो जितने भी हमारे हिल्स हैं वहां पे वो पूरे टी से जो है वो कवर्ड अप है। तो वहां पे चूंकि इतना बड़ा एरिया है तो किसी एक के लिए प्लांटेशन करना या फिर कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वहां पे बहुत सारे लेबर्स की जरूरत पड़ती है उनको सीड्स को सोन करने के लिए, और फिर प्लकिंग ऑफ द लीव्स आप कह सकते हो। जब हमारी जो चाय की जो पत्तियां होती हैं वो जब रेडी हो जाती हैं तो उसे तोड़ने के लिए और उन लीव्स को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वहीं पर हम देखेंगे, आप कभी भी अगर जाए विजिट करें मुन्नार तो वहां पे आप देख सकते हैं उन्हीं चाय के बागानों के बीच में ही फैक्ट्रीज भी होती हैं, राइट। फैक्ट्रीज होती हैं और उन्हीं फैक्ट्रीज में फिर क्या होता है कि चूंकि रॉ मटेरियल वहीं पास में अवेलेबल रहता है, वो टी लीव्स उनको वहीं पास में मिल जाती है, तो वहीं पे फैक्ट्री में क्या होता है फिर टी प्रोडक्शंस आप कह सकते हो कि बनती हैं, वहां पे चाय की पत्तियां जो है वो बनाई जाती है। तो उसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट, हाई कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि हम वहाँ पे फैक्ट्री बसा रहे हैं और फिर हम इतने लोगों को काम भी दे रहे हैं, इतना लार्ज एरिया भी है, और साथ ही साथ इतने लार्ज एरिया में काम करने के लिए हमको बहुत सारे लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली नेचर होता है। इसलिए इतने बड़े क्या कहते हैं एरिया में एक सिंगल क्रॉप ही ग्रो होती है, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारा टी प्लांटेशन, कॉफी और रबर, राइट। नेक्स्ट, देन कम्स द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, नाउ प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हमारा जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो ज्यादातर कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रैक्टिस होता है, नोन एज द झूम कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम क्या, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम और किस नाम से जानते हैं, झूम कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। लैंड क्लियर्ड बाय स्लैश एंड बर्न, तो यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है कि जैसे कि हमने एक बार में कोई एक क्रॉप ग्रो कर ली, ठीक। अब उसको सोन कर लिया, उसको ग्रो करने के बाद उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम दूसरी किसी खेती, दूसरी किसी सब्जी की कह सकते हो या कोई दूसरा क्रॉप जो है वो वहां पे हम ग्रो करते हैं। तो यानी कि हम एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो गए, तो उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर आप झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। और ज्यादातर ये जो चीजें हैं वो कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रैक्टिस करी जाती हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप जैसे कि ये हमारा खेत है, ठीक, ये हमारा खेत है, ठीक। यहाँ पे हमने कोई सब्जी उगाई, यहाँ पे हमने वीट उगाया, ठीक। अब वीट उगाने के बाद जैसे हमने सोन किया, यहाँ पे सीड सोन की, फिर उसके बाद वो ग्रो करती हैं, राइट। फिर उसके बाद हम उन्हें हार्वेस्ट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमारे जितने भी रेसिडुअल्स बाकी रह जाते हैं, ठीक, यानी कि जब हम वीट को उखाड़ते हैं उसके बाद यहाँ पे अब जैसे एक बार यहाँ पे गेहूं उगा दिया, अब गेहूं उगाने के बाद हमें सपोज कोई भी दूसरी सब्जी उगानी, जैसे हम यहाँ पे आलू ले लेते हैं, हमें आलू उगाने हैं यहाँ पे। अब आलू उगाने के लिए हमको ये जो एरिया है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो ये एरिया कैसे क्लियर किया जाता है, जो रेसिडुअल्स बाकी रहते हैं ना यहाँ पे उनको क्या करा जाता है, बर्न किया जाता है, ठीक है। यही एक तरीका होता है, या जो रेसिडुअल्स बाकी रह जाते हैं आपके उनको क्या करा जाता है, उनको जला दिया जाता है। उसी वजह से क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होती है, ठीक है। तो ये भी एक कॉज है हमारे एयर पोल्यूशन को पल्यूट करने में, राइट, हमारी एयर को पल्यूट करने में। और एयर पोल्यूशन में सबसे बड़ा हाथ है बर्निंग का ही होता है, बर्निंग ऑफ द रेसिडुअल्स ऑफ द क्रॉप्स। या फिर लैंड क्लियर भी ऐसे की जाएगी कि अगर बहुत ज्यादा रेसिडुअल्स नहीं बाकी होंगे तो उनको बिल्कुल छाट दिया जाएगा या फिर कटाई कर दी जाती है, राइट। देन कम्स इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव मतलब हाई इनपुट इन स्मॉल एरिया, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, राइट। हाई इनपुट इन स्मॉल एरिया यानी कि छोटे से एरिया में हाई, मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, राइट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे पंजाब और हरियाणा। अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि पंजाब में भी आप देखोगे कि
चावल की खेती बाड़ी होती है। अब चावल में क्या लगता है कि पानी बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन पंजाब में उतना क्वांटिटी का पानी नहीं है, तो वहां पे क्या करेंगे वो लोग, इरिगेशन का यूज करते हैं, ट्यूबवेल्स का यूज करेंगे, सिंचाई करेंगे, पानी घसीट के लेके आएंगे, मोटर लगाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उनको चावल उगाने के लिए। और उसके बावजूद भी जब वहां पे धान की उगाई हो जाती है, उसके बाद जो रेसिडुअल्स बाकी होते हैं तो वो क्या करते हैं, अब हमें दूसरा क्रॉप उनको उगाना होता है वहां पे, राइट। तो वो क्या करते हैं कि वो जो रेसिडुअल्स वहां पे बाकी होते हैं फिर उसको बर्न कर देते हैं, उसको जला देते हैं, जिसके कारण आप देख सकते हो कि सर्दियों के टाइम पे, यानी कि ड्यूरिंग विंटर्स, जहाँ पे दिल्ली एनसीआर में स्मॉग क्रिएट हो जाता है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो स्मॉग क्रिएट इसीलिए होता है क्योंकि जो रेसिडुअल्स होते हैं वो उन्हें जला देते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाई इनपुट इन स्मॉल एरिया, राइट, यानी कि हाई इन्वेस्टमेंट होती है जरा सी जगह के में, ठीक। फिर आता हमारा एक्सटेंसिव फार्मिंग, मतलब लो इनपुट इन लार्ज एरिया, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट इन लार्ज एरिया, ठीक है, बड़ा से एरिया में कम इन्वेस्टमेंट करना, तो वो हमारा हो गया एक्सटेंसिव फार्मिंग, राइट। तो आई होप टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। अलग अलग सीजन पे अलग अलग क्रॉप जो होती हैं वो उगाई जाती हैं, ठीक है। तो हमारी बेसिकली 3 टाइप की क्रॉप्स होती हैं, ठीक। पहला वो तो हो गया हमारा राबी क्रॉप, दूसरा है हमारा खारिफ क्रॉप, और तीसरा है हमारा जैद क्रॉप। अब हमारी जो राबी क्रॉप होती हैं वो विंटर क्रॉप्स होती हैं, ठीक। हमारी जो राबी क्रॉप्स होती हैं वो विंटर क्रॉप्स होती हैं, जो खारिफ होती हैं वो हमारी मॉनसून क्रॉप्स होती हैं, और जो जैद क्रॉप होती है वो हमारी समर क्रॉप होती हैं। यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो राबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, वो कब, यहाँ पे उनका ड्यूरेशन टाइम क्या होता है, सोन करने का, राइट। तो अक्टूबर से मार्च के बीच में जो होता है वो सोन होता है। आप कह सकते हो कि अक्टूबर नवंबर में सोन किया और मार्च तक जो होता है वो हार्वेस्ट हो जाता है। तो ये टोटल यहाँ पे ड्यूरेशन की जो बात की जा रही है वो यहाँ पे आपका सोन से लेकर, यानी कि जब हम सीड डालते हैं, ठीक है, उससे लेकर हार्वेस्ट तक की बात की जा रही है। यहाँ पे हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जब हमारे जो क्रॉप्स प्रिपेयर होके उग जाते हैं और जब हम उनकी छटाई करते हैं, जब उन्हें काटते हैं, उनको निकालते हैं, जब वो फुल्ली प्रिपेयर हो जाते हैं, तो यहाँ पे अक्टूबर से मार्च उतने पूरे ड्यूरेशन की बात की गई है, ठीक। तो राबी क्रॉप्स क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में सोन किया जाता है और आपका मार्च तक जो है वो हार्वेस्ट हो जाता है। और ये क्या होती है, विंटर क्रॉप इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि हम देख सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में जो टेम्परेचर होता है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, विंटर्स जो होती हैं वो लगभग स्टार्ट हो जाती है, जिन्हें हम कभी कभी गुलाबी ठंड भी बोलते हैं, राइट। तो विंटर्स उस टाइम पे अकर हो रही होती है, इसीलिए हम उन्हें राबी क्रॉप्स बोलते हैं। अब राबी क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, पहले तो हो गया हमारा व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड एंड ग्राम, ये सब क्या है, हमारे राबी क्रॉप्स है। हमारे लिए यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कैटेगराइज करने के लिए कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो राबी के अंडर आती हैं, कौन सी खारिफ के अंडर आती है, फिर कौन सी जैद क्रॉप्स के अंडर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन याद रखेंगे और हमारे जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको याद रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा खारिफ क्रॉप्स। अब खारिफ क्रॉप्स का जो ड्यूरेशन है वो है हमारा जून से अक्टूबर तक। अब जून में हमारा क्या आ जाता है, मानसून आ जाता है, इसीलिए इनको मानसून क्रॉप्स बोलते हैं। अब कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे हार्वेस्ट होते हैं, राइस, मेज, कॉटन, ज्वार और बाजरा। कौन कौन से, राइस, मेज, कॉटन, ज्वार और बाजरा। राइस में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, राइट, इसलिए आप देख सकते हो कि इनका जो ये जब सोन होते हैं तो ये कौन से मंथ में सोन होते हैं, जून के मंथ में सोन होते हैं, जब यहाँ पे इंडिया में मॉनसून आकर होता है। फिर आता हमारा जैद। अब जैद जो है इनका जो ड्यूरेशन है वो है मार्च से जून तक, और चूंकि मार्च से क्या होता है कि ठंड गायब हो जाती है और गर्मियां आ जाती हैं, राइट, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, समर क्रॉप्स बोलते हैं। अब कौन कौन से यहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन और क्यूकम्बर, राइट, वाटरमेलन, मस्कमेलन और क्यूकम्बर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं हमारे कुछ मेजर क्रॉप्स एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पूरा फैक्चुअल पॉइंट है यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे क्रॉप्स को देखेंगे कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं और मेजरली जो क्रॉप्स होते हैं वो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स में है जो उगाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहला आता है हमारा राइस। राइस जो है हमें पता है कि वेस्ट बंगाल में उगाया जाएगा, तो पहला आता है हमारा वेस्ट बंगाल।
फिर आता है यूपी, फिर आता है पंजाब, फिर आता है आंध्र प्रदेश। ठीक, ये हमारे यहाँ पे सीरीज वाइज दिए हुए हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सीरीज वाइज आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चावल की खेती बाड़ी है वो कहाँ देखने को मिलती है हमें? पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि राइस कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। फिर आता है वीट। अब वीट सबसे ज्यादा कहाँ पे उगता है? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में, फिर हरियाणा में और फिर मध्य प्रदेश में। ठीक, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो गेहूं जो है वो कहाँ पे उगाया जाता है? गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है हमारा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आता है पंजाब, फिर हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश। देन कम शुगर केन। शुगर केन भी सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है कर्नाटक। राइट, तो ये सीक्वेंस वाइज ऑलरेडी दिया हुआ है, याद रखेंगे यहाँ पे। राइट, फिर आता है हमारा कॉटन। अब कॉटन जो है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। और ब्लैक सॉइल हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा? पेनिनसुलर रीजन में देखने को मिलेगा। मैंने जब आपको टॉपिक सॉइल करवाया था तो वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बताई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉटन पहले सबसे ज्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात और फिर तेलंगाना। ठीक, तो हमारा जो कॉटन है वो कहाँ पे उगाया जाता है? महाराष्ट्र में, फिर गुजरात और फिर तेलंगाना। देन कम्स टी। सबको पता है कि टी सबसे ज्यादा कहाँ पे उगाई जाती है? आसाम में। राइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ज्यादा आसाम में, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में। राइट, देन कम्स कॉफी। कॉफी भी यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लीडिंग स्टेट है, वो कौन सा है? कर्नाटक। देन कम्स केरला एंड देन कम्स तमिलनाडु। देन कम्स पल्सेस। पल्सेस सबसे ज्यादा कहाँ पे उगाई जाती है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और फिर उत्तर प्रदेश में। ठीक, फिर आता है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स कहाँ पे उगाए जाते हैं? गुजरात में सबसे ज्यादा, उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश। राइट, तो ये हम यहाँ पे सीक्वेंस वाइज इन चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट, इरिगेशन इंडिया। अब यहाँ पे चूंकि क्रॉप्स की बात, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे मेथड की भी बात करेंगे। इरिगेशन एक टाइप का मेथड होता है जिसे हम हिंदी में सिंचाई बोलते हैं। अब सिंचाई का मतलब ये होता है कि जो नदियां होती हैं उनसे क्या करते हैं? पानी खींच के लाते हैं। ट्यूबवेल्स लगाएंगे, राइट, मोटर लगाएंगे और उससे क्या करते हैं कि पानी जो है वो आपके जो नदी होती है, पॉन्ड्स हो कह सकते हो, लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, वहां से पानी जो होता है वो एक्सट्रैक्ट करके खेतों में जो पानी है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इरिगेशन देखेंगे, इरिगेशन इन इंडिया। राइट, तो यहाँ पर आता है मेजर टाइप्स। पहले आता है हमारा कैनाल इरिगेशन, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में प्रैक्टिस होता है। फिर आता है हमारा ट्यूबवेल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे पंजाब और हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पे ट्यूबवेल्स की जरूरत होती है। फिर आता है हमारा टैंक इरिगेशन। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? साउथ इंडिया में, जहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटक आता है। फिर आता है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, जो फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है, फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल। राइट, फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हॉर्टिकल्चर मतलब है यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। राइट, चलो, और इन सब्जियों के उगाने के लिए कौन से टाइप की इरिगेशन यूज होती है? यहाँ पे ड्रिप या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन की जरूरत होती है। टैंक इरिगेशन कहाँ पे? याद रखिएगा, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहाँ पे? तमिलनाडु और कर्नाटक में। फिर आता है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा। एंड आफ्टर दैट कम्स कैनाल इरिगेशन, और ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? सबसे ज्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स में। अब यहाँ पे कैनाल इरिगेशन का मतलब है कि जो आपके नदियों से पानी आनी सींचा जाता है ना, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। फैक्ट्स, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर इरिगेशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इरिगेशन कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? इंडिया में प्रैक्टिस होती है सबसे ज्यादा, लार्जेस्ट एरिया अंडर इरिगेशन। तो यहाँ पर चूंकि सबसे ज्यादा इरिगेशन प्रैक्टिस की जाती है, इसलिए उसके लिए लार्ज एरिया चाहिए होता है इरिगेशन के लिए। तो इंडिया में क्या है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर इरिगेशन इन एग्रीकल्चर। देन कम्स द PMKSY, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रमोट्स एफिशिएंट वाटर यूज। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि कई सारी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने इनिशिएट की थी। उसमें से एक ये स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का जो मेन एम है वो है टू प्रमोट द एफिशिएंट वाटर यूज, यानी कि पानी का बहुत ही सोच समझ के और सही उपयोग किया जाए
खेती बाड़ी करने के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट कम्स यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे हम कुछ रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। रेवोल्यूशंस का मतलब होता है वो मतलब जो चीजें सोसाइटी में बदलाव लाती हैं, जो चीजें, राइट, उसी का मतलब होता है रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे हम ग्रीन रेवोल्यूशन देखते हैं जो सरकार इनिशिएट हुआ था 1965 से 66 के बीच में इनिशिएट हुआ था। उसके जनक कौन थे, यानी कि इनके फादर कौन थे, वो थे हमारे MS स्वामीनाथन, राइट। इनका जो की एलिमेंट था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो क्या था, HYV, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। तो हाई यील्डिंग, यहाँ पे HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, ठीक। फिर आता है यहाँ पे यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन। तो इस रेवोल्यूशन के थ्रू ही हमें जो यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन है, यानी कि आप कह सकते हो जो भी आपके खाद का उपयोग है, यानी कि हमारे इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स का जो यूज था वो इसी रेवोल्यूशन के थ्रू आया था, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे की एलिमेंट्स थे कि हम HYV सॉरी, आई एम रियली सॉरी, HYV सीड्स जो है वो यूज करें, राइट, एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करें और फिर इरिगेशन मेथड को भी अपनाएं। फिर इम्पैक्टेड क्रॉप्स मेनली व्हीट एंड राइस, राइट, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो कौन से क्रॉप्स उगाए गए थे थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन, वो है हमारा व्हीट और राइस, राइट। इनमें क्या हुआ था, जैसे राइस में इरिगेशन मेथड यूज किया गया था एंड फर्टिलाइजर्स यूज किए गए थे फॉर व्हीट प्रोडक्शन एंड ऑल, राइट। तो सबसे ज्यादा जो क्रॉप इफेक्ट हुए थे, जो यूज किए गए थे, वो थे हमारे यील्ड किए गए थे, वो थे हमारे व्हीट और राइस। रीजन्स बेनिफिटेड पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। आज की तारीख में भी अगर हम नोटिस करेंगे तो एज कंपेयर जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो काफी ज्यादा रिच हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो इरिगेशन प्रैक्टिस करते हैं फॉर ग्रोइंग राइस, राइट, फॉर ग्रोइंग राइस और व्हीट और इन सब चीजों के लिए वो इन्हीं मेथड का यूज करते हैं, HYV सीड्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं और इरिगेशन मेथड यूज करते हैं। इसीलिए अगर हम कंपेयर करें कि हमारे भारत के जितने भी अलग अलग प्रांत के या फिर अलग अलग रीजन के जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, अगर हम कंपेयर करें तो उसमें से पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं वो आज की डेट में काफी ज्यादा रिच है, राइट। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस। अब यहाँ पे जो मेन था वो था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा भी और भी बहुत सारे जो रेवोल्यूशंस है वो प्रैक्टिस मतलब हुए थे, जिसकी वजह से काफी चेंजेस देखने को मिले थे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए टेबल फॉर्मेट में लेके आई हूँ, जहाँ पे रेवोल्यूशन हो गया रिलेटेड टू मतलब कौन सा रेवोल्यूशन किस चीज से के लिए किया गया था कंडक्ट और किसने एसोसिएट किया था, यानी कि इनके जनक कौन थे, ठीक, जनक कौन थे इनके, यानी कि इसके फादर कौन थे, राइट। तो यहाँ पे पहला आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये फूड ग्रेन से रिलेटेड था, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो फूड ग्रेन से रिलेटेड था, जहां पे आपका मेनली जो क्रॉप्स जो मेन क्रॉप्स थे वो कौन से थे, व्हीट और राइस, राइट। व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन था वो यहाँ पे हाईली इंक्रीज हो गया था, ठीक। और हमें पता है, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, MS स्वामीनाथन। देन कम्स व्हाइट रेवोल्यूशन। अब व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड बदलाव लाए गए थे, और ये किसने क्या कहते हैं इनिशिएट किया था, वर्गीज कुरियन ने क्या कहते हैं इनिशिएट किया था इसको, जो कि अमूल के फाउंडर हैं, ठीक। अमूल कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक, कहाँ पे है, गुजरात में। फिर आता है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू मीन्स ओवर इट इज रिलेटेड टू फिश एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय हीरालाल चौधरी। किसके थ्रू इनिशिएट किया गया था, हीरालाल चौधरी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो अगर आप इन कलर्स पे ध्यान दें तो इन कलर्स के थ्रू भी है जो आप गेस कर सकते हो कि जो रेवोल्यूशन था वो कौन से क्रॉप के लिए इनिशिएट किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे फूड ग्रेन्स के लिए हो गया, व्हाइट किसके लिए हो गया, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए हो गया, ब्लू यानी कि रिलेटेड टू ओशन। अब ओशन से रिलेटेड क्या होगा, फिश, तो यहाँ पे इट इज रिलेटेड टू फिश एंड इट वाज एसोसिएटेड और इनिशिएटेड बाय हीरालाल चौधरी। देन कम्स येलो रेवोल्यूशन। अब येलो है तो किससे का रिलेटेड होगा, ऑयल सीड से रिलेटेड होगा, एंड इट वाज इनिशिएटेड और एसोसिएटेड विद साम पित्रोदा। इट वाज एसोसिएटेड विद साम पित्रोदा।
तो ये जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, आसानी से याद रहे, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में लेके आई हूँ। देन कम्स द गोल्डन रेवोल्यूशन एंड इट इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, जहां पे मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात हो रही है यहाँ पे, राइट, वेजीज की बात हो रही है। एंड इट वॉज एसोसिएटेड और इनिशिएटेड बाय निरपक तुतेज, राइट, इट वॉज एसोसिएटेड बाय निरपक तुतेज। देन कम्स पिंक रेवोल्यूशन, मतलब रिलेटेड टू अनियन या फिर मीट, राइट, एंड इट वॉज एसोसिएटेड विद दुर्गेश पाटिल। Then comes silver revolution. It was related to eggs and it was associated by Indira Gandhi era, during the Indira Gandhi era. Then comes the brown revolution. It is associated with it is related to leather या फिर cocoa and it was initiated by हीरा लाल चौधरी। अब हीरा लाल चौधरी ने एक और चीज यहाँ पे इनिशिएट की थी, वो थी हमारी ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन और ब्राउन रेवोल्यूशन जो है वो किसने एसोसिएट किया था या फिर किसके थ्रू इनिशिएट हुआ था? वो इनिशिएट हुआ था हमारे हीरा लाल चौधरी के थ्रू। तो ये जो है वो लर्निंग प्रोसेस है इस चीज में, आपका इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, आपको चीजें आसानी से याद हो जाए, इसलिए इसको हम यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में लेके आए हैं। ओके, नाउ कम्स स्कीम्स। ओके, तो यहाँ पे स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी क्या होता है कि एसएससी जो सीजीएल है वो आपके स्कीम्स पूछ लेता है कि कौन सी स्कीम जो है वो उसका मेन एम क्या है, राइट। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ली जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्कीम्स के नाम देखते हैं और देखते हैं कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री यानी कि पीएम किसान जो योजना है उसका यहाँ पे मेन एम था दैट ₹6,000 पर ईयर टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि एनुअली जो है वो 6,000 जो है वो अकाउंट में चले जाना चाहिए, किसके, जितने भी हमारे छोटे फार्मर्स हैं, राइट, उनके अकाउंट में हर साल जो है वो कितने रुपए क्रेडिट हो जाने चाहिए? 6,000 रुपए जो है वो सरकार क्रेडिट कर देनी चाहिए, राइट। फिर आता है PMFBY यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस, राइट। तो ये जो है वो ऑब्जेक्टिव था इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप लॉस, यानी कि जब कभी भी खेती बाड़ी में आप कह सकते हो कोई भी क्रॉप लॉस हुआ कि अच्छे से खेती बाड़ी नहीं हुई और फिर किसान का नुकसान हो गया, तो उसका जो इंश्योरेंस मिलता था वो सरकार जो है वो प्रोवाइड करवाती थी फार्मर्स को। लेकिन उसके पीछे इंश्योरेंस देने से पहले भी एक कंडीशन ये थी कि क्या होना चाहिए था कि उनका क्रॉप लॉस था, यानी कि कोई भी खेती बाड़ी जिस भी चीज की करी हो कि फसल अच्छी नहीं उगी हो, खराब हो गई हो, राइट, तो उसका जो इंश्योरेंस था वो कौन प्रोवाइड करवाता था? ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक, ये इसका फुल फॉर्म। देन कम्स सॉइल हेल्थ एक्सक्यूज मी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम टू एसेस सॉइल क्वालिटी। अब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है यानी कि सॉइल क्वालिटी यानी कि हमारी मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए। अब किसी भी चीज को हम उगा रहे हैं, राइट, नींव पे हम तैयार कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो सॉइल है वो फर्टाइल है कि नहीं है, उनमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स अवेलेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप और नॉट। तो उसके लिए यहाँ पे सॉइल हेल्थ और कार्ड स्कीम लेके आए गए थे जहाँ पे मिट्टी की जांच की जाती थी। अब किसान चूंकि इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसीलिए किसान को ये बताना, उनको ये समझाना बहुत आवश्यक है कि अगर वो किसी भी जमीन पर किसी भी चीज की खेती बाड़ी कर रहे हो तो उससे पहले वो ये अपने सॉइल की जांच करवा ले, अपने सॉइल की क्वालिटी की जांच करवा ले, ताकि उन्हें पता लगे या उनको अंदाजा हो सके कि वो जिस भी क्रॉप की वहां पे कल्टीवेशन करना चाह रहे हैं वो उसके लिए वो जमीन, वो मिट्टी जो है वो उपजाऊ है या नहीं है, यानी कि सूटेबल है या फिर नहीं है। देन कम्स इनाम। इनाम्स ऑब्जेक्टिव वॉज नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट से रिलेटेड है। देन कम्स PMKSY मीन्स मोर क्रॉप पर ड्रॉप इरिगेशन एफिशिएंसी, यानी कि सिंचाई जो है वो अच्छे तरीके से सही तरीके से उपयोग होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इरिगेशन के नाम पे, सिंचाई के नाम पे बहुत सारा वेस्टेज ऑफ वाटर हो जाता है, तो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स टू यूज द इरिगेशन मेथड एफिशिएंटली यहाँ पे ये स्कीम लेके आए गए थे। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव था होलिस्टिक एग्रीकल्चरल ग्रोथ, राइट। तो यहाँ पर आप केवल स्कीम्स और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो एक बार नजर मार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स है ऑलरेडी बता दी है। फिर आता है एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे कौन कौन से कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, ये देखेंगे हम। पहला था हमारा ICAR, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, राइट। फिर आता है हमारा IARI, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। देन कम्स नाफेड। नाफेड मीन्स नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये हमारे कुछ क्या है, मेन इंस्टीट्यूट्स हैं, किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। यहाँ पे आपको केवल क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है हमारा फुल फॉर्म, राइट, दैट्स इट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, चैलेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, पहला आता है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अब लैंड होल्डिंग्स यानी कि आप देख सकते हो कि किसानों में बहुत ऐसे आपस में ये आप देख सकते हो कि अब चूंकि वो किसान हैं तो उनके पास आपस में लड़ने के लिए अपने उनके जितने भी फैमिली मेंबर उनके साथ लड़ने के लिए क्या बचता है, वो बचता है जमीन। जमीन यानी कि फार्मिंग प्लॉट, ठीक है। तो फार्मिंग प्लॉट या फिर लैंड होल्डिंग्स के लिए उनको लड़ना पड़ता है आपस में, या फिर कभी कभी गवर्नमेंट से भी लड़ना पड़ता है। कभी कभी क्या करते हैं कि सरकार जो होती है वो उनके जमीन पे कब्जा कर लेती है, या फिर ये डिक्लेयर कर देती है कि ये जो जमीन है वो हमारे अंतर्गत आती है, यानी कि उनके अंडर में आती है, उनके अथॉरिटी के अंदर आती है, राइट। एक ही हमारा ये चैलेंज हो गया। दूसरा आता है ओवर डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। ऑफ कोर्स अगर बरसात अच्छी हुई तो ही हमारी खेती बाड़ी जो ही क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो अच्छा निकलेगा। अगर सपोज किसी भी वर्ष में या किसी भी ईयर में अच्छी खासी मॉनसून नहीं आती है, वर्षा अच्छी नहीं होती है, तो क्या होती है कि जो फसलें होती है वो बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है, किसान को भुगतना पड़ता है, राइट। तो ये क्या है कि ओवर डिपेंडेंस किसके ऊपर है, मॉनसून के ऊपर है। फिर आता है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऐसे बहुत से किसान हैं जो आज के टाइम पे भी, आज के डेट पे भी ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं फॉर कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन। बहुत से किसानों को तो हमारे न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है कि आप सिंचाई किस तरह से कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके आ गए हैं अब, क्या कहते हैं, फर्टिलाइज करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं मार्केट में। लेकिन किसान जो है चूंकि दे आर नॉट दैट मच लिटरेट, तो क्या होता है कि अब उनको नॉलेज तो होती नहीं इन सब चीजों की, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ती है। और अब चूंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट, कभी भी बिन मौसम बरसात हो जाती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो सब चीजों का जो असर होता है वो किस पे पड़ता है, वो हमारे क्रॉप्स पे, हमारी फसलों पे पड़ता है, राइट। तो अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है, तो अब क्या कर रहे हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो फसलें हैं वो खराब नहीं होंगी। लेकिन इन सब चीजों की जो जानकारी है वो हमारे किसान को नहीं होती है। देन कम सॉइल डिग्रेडेशन, यानी कि सॉइल की जो क्वालिटी होती है उसमें कमी आने लगती है, राइट। जैसे 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 हम खेती बाड़ी करते जाते हैं तो आप देखोगे कि जो फर्टिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है मिट्टी की। उसको रिन्यू करने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसीलिए यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड करके एक स्कीम आई थी, जहाँ पे हम किसानों को उनके मिट्टी की क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि वो कितनी फर्टाइल है और कितनी अनफर्टाइल है। उनके लिए जानना जरूरी होता है कि आफ्टर एवरी कल्टीवेशन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या होती है, टेंड्स टू डिक्रीज, एंड ऑफ कोर्स सॉइल विल टेक सम टाइम टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी, राइट। तो वो टाइम देना चाहिए, लेकिन वो टाइम जो होता है वो देता नहीं है किसान, क्योंकि उनकी जो आमदनी होती है, जो लाइवलीहुड होती है, वो फुल्ली किस पे डिपेंडेंट रहती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहती है। इसीलिए वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी जैसे एक खेती बाड़ी करी, उसको हार्वेस्ट किया, हटाया, काटा और उठा के बेच दिया, उसके तुरंत बाद जो है वो दूसरी क्या कहते हैं, क्रॉप की कल्टीवेशन जो है करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। देन कम्स प्राइस वॉलेटिलिटी। यहाँ पे एमएसपी की एक तरीके से बात हो रही है, राइट। अब मार्केट एरिया या फिर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट रेट के हिसाब से क्रॉप्स के जो लागत होती है वो लगाई जाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है,
इंसान के फार्मर्स की तरफ से, लेकिन उनको रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा जितनी उनकी मेहनत, जितना उनका इन्वेस्टमेंट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्राइस वॉलेटिलिटी है। दूसरा आता है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। अब हर किसान के पास गोदाम तो नहीं होता है स्टोर करने के लिए, तो वो क्या करता है कि वो जो जितना भी उसके पास सामान बचा होता है, प्रोडक्ट बचा होता है, या जितनी भी फसल बची होती है, तो वो इस होड़ में लगा होता है कि किसी तरह से इसकी जो फसल है वो बिक जाए। तो बिकने के चक्कर में, बेचने के चक्कर में क्या होता है, अब उसके पास सामान पड़ा रहेगा, माल पड़ा रहेगा और वो खराब हो जाएगा। तो खराब माल क्या है कि कोई भी नहीं परचेज करेगा, राइट। तो किसान की कोशिश क्या रहती है कि वो जल्द से जल्द जितना उसका जो फसल है, जो उसके पास प्रोडक्ट्स हैं, क्रॉप प्रोडक्ट्स, उसको वो जल्द से जल्द जो है वो बेचे। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि वो बहुत ही लो कॉस्ट में भी अपनी जो फसलें हैं वो उठा के बेच देता है, कि उसको ये लगता है कि कुछ ना सही से कुछ तो आ रहा है, सही है, कुछ तो पैसे मिल ही रहे हैं। इसी चक्कर में क्या होता है कि वो अपनी जो क्रॉप्स होते हैं वो काफी लो प्राइस में भी बेच देते जाके मार्केट में, राइट। Key terms to remember: MSP, minimum support price, fixed by commission for agricultural cost and prices, right? Then comes buffer market, maintained by FCI, Food Corporation India. Then comes agro-based industries, sugar, cotton, jute, etc. तो यहाँ पे आप केवल ये फॉर्म जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि आपके में से एसएससी में इतना नहीं पूछा जाएगा। ये जो इतने भी बड़े लेवल के थोड़े एग्जाम होंगे, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, जब आप आते हैं तो वहां पे हम डिटेल में एमएसपी के बारे में, बफर स्टॉक के बारे में, एफसीआई के बारे में, इन कमीशन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए केवल फुल फॉर्म को याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से। फिर ये कुछ हमारे करंट अफेयर्स फोकस आप देखिएगा इसमें, ठीक है, जैसे कि यूज ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर, राइट। अब आजकल क्या है, एआई का जमाना है, तो एआई जो है आप देख सकते हो कि इंसान की नौकरी तक खा रहा है, और हर चीज में जो है वो एआई जो है इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब टेक का जमाना है, तो टेक की वजह से हम इसका फायदा भी उठा सकते हैं। कुछ प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं लाइफ में, चाहे वो टेक हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पर अगर टेक के कुछ प्रोज हैं तो उसके कॉन्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम एआई का जो यूज है वो एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे वो चीज देख सकते हैं। मिलेट्स डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इन 2023, ठीक है। देन इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव। अब चूंकि यहाँ पे अगर आपने सुना होगा कि हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अब शिफ्ट होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, राइट। तो यहाँ पे यानी कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और जितने भी आपके हार्मफुल केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जिन भी फर्टिलाइजर्स में, उनका यूज जो है वो कम करते चले जा रहे हैं। देन कम्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा ध्यान दे रही है, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जो है वो बिकने चाहिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर का, आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म होता है, आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स है उसके पर्सपेक्टिव से खत्म होता है। यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट मैं आपसे मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मजा आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। अच्छे से नोट्स बनाएगा इसके, जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नीडेड है उतना ही आप पढ़िएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन देनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में रिकमेंडेशन दे सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भी आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, आप हमें सपोर्ट करिए, हमारा भी आपको 100% जो सपोर्ट है वो मिलता रहेगा। तो इसी तरह से बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।